हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 और चैप्टर 7 के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो हम लोग अध्ययन को स्टार्ट करते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। तो हम जिन चित्रों को पैसों पर देखते हैं उसे सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया और पत्थरों को काटकर बनाया गया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया। तो हम लोग पहले ये समझते हैं कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया। उसके बाद फिर अभिलेखों में क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है, उसके बारे में फिर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं साम्राज्य क्यों कहा गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना जो है अशोक के दादा यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। तो चंद्रगुप्त की सहायता किसने की थी? चाणक्य या कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। तो चाणक्य के कई विचार जो है हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा? चाणक्य ने। अब हम लोग पढ़ेंगे वंश के बारे में। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उनका बेटा बिंदुसार, फिर उनका पोता अशोक। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं में दिखाया गया है। तो हम लोग मानचित्र को देख लेते हैं, यहाँ पे है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तो साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तो तक्षशिला जो था उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था और दूसरी तरफ वहीं उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो जो काले बिंदुओं से घेरा गया है पहले उज्जैन पाटलिपुत्र, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उज्जैन, पाटलिपुत्र और तक्षशिला 3 नगर को काले रंग से बताया गया है मानचित्र में। प्रमुख नगर था पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख नगर थे अशोक के समय में। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है।
तो साम्राज्य जो है राज्य से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेना की ज़रूरत होती है। सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन अब हम लोग अध्ययन करेंगे। साम्राज्य में कैसा प्रशासन था इसके बारे में। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। तो मौर्य साम्राज्य जो था बहुत बड़ा था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा जो है अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। तो कई अधिकारी को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। तो सबसे ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तो मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत भी थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था और राजकुमारों को वहाँ का जो है राज्यपाल बना दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य साम्राज्य सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। तो मौर्य शासक जो थे सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। तो अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। तो जंगल वाले इलाके जो थे, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दे। तो मौर्य साम्राज्य यह उम्मीद करते थे वहाँ के निवासी से, जो जंगल में रहते थे, उनसे कि हाथी, लकड़ी, मधु और सोम जैसी चीज़ें उन्हें लाकर वे दे। अब हम लोग पढ़ेंगे नजराना के बारे में। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। तो नजराने जो है स्वेच्छा से देते थे, न कि राजा उनसे जबरन वसूल करते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे राजधानी में सम्राट। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो मेगस्थनीज जो था यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। तो मेगस्थनीज ने जो कुछ अपनी आंखों से देखा उसका विवरण दिया है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं।
इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में अब हम लोग देखते हैं। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी कांच से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। तो यह मेगास्थनीज ने जो अपनी आंखों से देखा था उसके बारे में वर्णन करता है मौर्य साम्राज्य के बारे में। अशोक एक अनोखा सम्राट के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। तो अशोक जो थे मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। तो अशोक ने अभिलेख को क्यों लिखवाया? वह जनता तक अपने संदेश पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने अभिलेखों का निर्माण किया। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। तो अशोक जो है राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। कलिंग युद्ध जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेह के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। तो धर्म जो है संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ को राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। तो बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ को राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो हम लोग एक बार स्लाइड में देख लेते हैं पिक्चर के माध्यम से कि अशोक के अभिलेख प्रमुख कौन कौन से थे और कहाँ कहाँ थे, कहाँ कहाँ पे मिले हैं। तो रेड कलर से जो घेरा है वही अभिलेख है। तो साहबजगाढ़ी, मानसेहरा और फिर कालसी, टोपरा, मेरठ, गुर्जरा, कौशाम्बी, सारनाथ, लौरिया रेराज, रामपुरवा, धौली, जौगर, सोफारा, सन्नाती, गिरनार, शविये, कंधार। तो आप लोग एक बार देख लीजिए स्लाइड में। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग जो है तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धर्म का क्या था? तो अशोक का जो धर्म था क्या था?
अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो धम्म महामात जो अधिकारी थे वह क्या करते थे, जगह जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा देते थे, धर्म का प्रचार करते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिला और स्तंभों पर खुदवा दिए। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिला और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सके। तो अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वैसे लोग जो कि अभिलेख को नहीं पढ़ सकते हैं, उन्हें पढ़कर सुनाना है। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। तो अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे और वैसे लोग जो कि संदेश पढ़ नहीं सकते थे, उनके लिए अधिकारियों को नियुक्त किया कि वे उन्हें पढ़ के संदेश को सुनाएं ताकि लोग समझ सकें। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। तो अशोक ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। तो अशोक ने कहा कि ऐसे लोग जो बीमार होते हैं या फिर जब बच्चे का विवाह होता है, बच्चों के जन्म और जब शुभ यात्रा कुछ भी होता है तो अनुष्ठान किया जाता है या कर्मकांड किए जाते हैं, तो ये किसी काम के नहीं हैं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों की बातें गलत हैं। तो अशोक ने कहा कि अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बुराई और दूसरों के धर्म को बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मोपदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अन्यत्र। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर भी और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ
पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं अ को किस तरह से लिखा गया है। आरंभिक ब्राह्मी, देवनागरी, हिंदी, बंगला, मलयालम और तमिल में। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बस कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा।